हमने पढ़ा था कि वेव फ्रंट्स के टाइप क्या है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग, सिलेंड्रिकल। उससे आगे अब हाइजेन पोस्टुलेट्स पर चलते हैं, जो मेन बात थी। उसने दो पोस्टुलेट्स दिए वेव फ्रंट्स को लेकर, ठीक है। पहला पोस्टुलेट मैं बोल रहा हूँ, लिख लो जरा इसको एक बार। फर्स्ट पोस्टुलेट वाज ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट each point on wavefront act as fresh source of light, emitting secondary wavefront which are spherical and travel in all direction. With speed of light. इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइजेन फर्स्ट प्रिंसिपल कि अगर मैं फर्स्ट वेव फ्रंट पर पॉइंट्स मार्क कर दूं, जैसे कि अगर ये मान लो पॉइंट सोर्स है, मैंने कल बताया था कि इससे सभी डायरेक्शंस में ऐसे वेव्स निकलेगी, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो मैं सभी डायरेक्शन ना दिखाकर मैं अभी सामने की तरफ दिखा देता हूं ऐसे। मैंने क्या कहा फिर कि सेम टाइम पर यहां पर मैं अगर पॉइंट्स को मार्क कर लूं, जैसे कि एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब ये कौन से पॉइंट्स है? ये वो पॉइंट्स है जो सेम फेज में और सेम दूरी पर है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स कुछ ऐसे। हमने इनको बोला था कि ये वेव फ्रंट है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट का हमने ये वाला हिस्सा ले लिया। तो उसने बोला कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, जैसे कि एक पॉइंट है वेव फ्रंट पर, ये भी पॉइंट है वेव फ्रंट के ऊपर, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है वेव फ्रंट के ऊपर। इट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जैसे कि ये लाइट सोर्स है, इससे लाइट निकलने वाले जो वेव फ्रंट है ये भी अपने आप एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और कैसे बिहेव करेंगे? स्फेरिकल। और कैसे ट्रैवल करेंगे? सभी डायरेक्शन। मतलब इसने अपने जैसे कई करोड़ों और ज्यादा पॉइंट्स बना दिए, और ये भी कैसी लाइट को किस तरह से वेव फ्रंट बना रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहे हैं, कुछ ऐसे इस तरह से। मॉर्निंग, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, दीज आर सम पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट एंड दे आर एक्टिंग एज फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। और ये भी क्या, लाइट को फैलाने का काम कर रहे हैं और अपने आप में क्या सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और कैसा नेचर होगा इनका? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। इसी तरह से ही अगर मान लो मैं इनका वेव फ्रंट बनाऊं, तो यहां पर देखो इनका वेव फ्रंट बनाया मैंने, ये रहा वेव फ्रंट इसका, इसका एक वेव फ्रंट ये रहा, इसका एक पॉइंट ये रहा। तो यहां पर भी क्या बन रहा होगा? ऐसे स्फेरिकल बन रहा होगा। ये कुछ इस तरह से है कि जैसे आप पानी के अंदर एक पत्थर को फेंकते हो, तो पानी के अंदर जब पत्थर फेंकते हो तो ऐसे रिपल्स बनते हैं। अब ये वाला आगे ट्रेवल करता है, ये एक और रिपल क्रिएट करेगा, ये एक और रिपल क्रिएट करेगा, एक और रिपल। तो इस तरह से वो जो लहर है वो तैरना स्टार्ट कर देती है, वो फैल जाती है पूरे पॉन्ड के अंदर। यही हाइजेन ने बोला कि अगर आपका ये मेन सोर्स है, मेन सोर्स का काम था वेव फ्रंट को पैदा करना। अब वेव फ्रंट पैदा कर दिया इसने, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, जो मैं अगर इसको ऐसे बना दूं इस तरह से, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। लेकिन इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं तो ये भी एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और ये भी क्या, बिल्कुल ऐसे ही फैलना स्टार्ट करेंगे लाइट की तरह, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आगे देखूं, इनके वेव फ्रंट पर जाऊं, इनके वेव फ्रंट पर भी जो पॉइंट्स होंगे वो भी क्या इस तरह से स्फेरिकल बनाएंगे। इसके वेव फ्रंट पर जाऊं तो ये भी कैसा होगा? स्फेरिकल इन नेचर होगा। तो इस तरह से लाइट का वेव फ्रंट्स की फॉर्म में फैलती है। ये पहला पॉइंट है, इसको प्लीज नोट डाउन करो, ये बनाकर दिखा दो इसके अंदर, ठीक है। अगर ये चीज मैं प्लेन वेव फ्रंट के लिए दिखाता तो वो कुछ ऐसे होती है, वो भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है। मान लो ये एक लीनियर लाइट सोर्स था कोई आपके पास ऐसा, आपने क्या किया, यहां पर भी वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर लिए। लो जी, ये वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर लिए, तो ये भी कैसे नेचर के होंगे? स्फेरिकल नेचर के होंगे ऐसे।
ठीक है, ये भी क्या है, नए सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हो, चारों डायरेक्शन में फैलने की कोशिश कर रहे हो। इन पॉइंट्स को मीट करा दो ऐसे। So this is the main source of light producing wavefronts which are again behaving like fresh source of light. पहला पोस्टुलेट है, बनाओ जल्दी इसको। Now second postulate is, पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि surface touching these secondary wavelet या wavefront at any instant give rise to new wavelet at that instant। इसका ये मतलब है कि अगर हम ये मान लो प्लेन वेवफ्रंट है कुछ ऐसे, ठीक है, प्लेन वेवफ्रंट में ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये मान लो ये प्राइमरी वेवफ्रंट है, सबसे पहला वेवफ्रंट, मतलब सोर्स ये रहा और सबसे पहला जो वेवफ्रंट मैंने डिजाइन किया ये सबसे पहला वेवफ्रंट ये है। तो मुझे पता है कि हर एक पॉइंट वेवफ्रंट के ऊपर एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करता है, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। तो मैंने बना दिया कि ये राजी, ये ऐसे फैलने की कोशिश कर रहा है, ये पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ऐसे फैलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा ऐसे ये, और यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, तो मुझे सेकंड वेवफ्रंट मिल जाएगा। इसको बोलूंगा दिस इज अ प्राइमरी वेवफ्रंट, और सामने वाले को बोलूंगा दिस इज सेकेंडरी वेवफ्रंट, और इसको बोलूंगा दिस इज बैकवर्ड वेवफ्रंट, लेकिन लाइट जाएगी सामने की तरफ। ठीक है, इसके बाद सेम वे में यहां पर मैं पॉइंट मार्क कर लूंगा ऐसे, इस तरह से। उसके बाद ये मेरा क्योंकि सेकेंडरी वेवफ्रंट है तो ये भी कैसा बिहेव कर रहा होगा, वही स्फेरिकल इस तरह से, इसको भी मैं सफेद ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। उसके बाद जब इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे, मैं बोलूंगा कि ये मेरा क्या होगा, तीसरा वेवफ्रंट होगा। सेम वे में यहां पर जब मैं पॉइंट मार्क कर लूंगा ऐसे, ये मेरा तीसरा वेवफ्रंट था, ये भी कैसा बिहेव करेगा, स्फेरिकल इस तरह से। तो जब इन सफेयर के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा चौथा वेवफ्रंट होगा। तो इस तरह से वेवफ्रंट आप बना सकते हो। वेवफ्रंट बनाने का तरीका समझाया। पहले हम क्या बोलते थे कि लाइट चारों डायरेक्शन में वेवफ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, बट पहला वेवफ्रंट और दूसरा वेवफ्रंट बनाना कैसे है वो इसलिए ऐसे बताया कि आप सबसे पहले प्राइमरी वेवफ्रंट उठाओ, ऑब्वियसली वो स्फेरिकल होगा, उस पर टेंजेंट गिरा दो। जब आप टेंजेंट गिराओगे तो आपको नया वेवफ्रंट मिल जाएगा। अ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवफ्रंट एट एनी इंस्टेंट, अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करा दूं, इसका जो थ्योरी थी वो यही थी कि इसको टच कराते हुए अपने लाइन को नीचे ले, अगर ये प्लेन है तो टच कराते हो प्लेन लाइन नीचे ले जाओ। अगर ये ऐसे होता, अगर ये वेवफ्रंट मान लो इस तरह का होता, तो मैं यहां पर पॉइंट मार्क करता, सफेद बनाता, यह पॉइंट मार्क करता, एक और सफेद बनाता, ये पॉइंट मार्क करता, एक सफेद बनाता, इस तरह से मार्क करते करते मैं सफेद बना देता। अब यहां पर भी वही बात है, टचिंग दी सफेद का मतलब कि मुझे यहां पर ऐसे इनको टेंजेंट गिराना है ऐसे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा वेवफ्रंट तैयार हो जाएगा इस तरह से टच करते ही। और फिर इसको भी क्या हम ऐसे दिखा देंगे। और फिर जब मैं यहां पर ऐसे इनको टच करूंगा तो तीसरा वेवफ्रंट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से लाइट करती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड पोस्टुलेट ऑफ हाइजेन। बनाओ जरा इसको। ठीक है, जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अगला और पिछला दोनों वेवफ्रंट तैयार हो जाएंगे। So, very important question, please write down. On the basis of Huygens theory, prove that. On the basis of Huygens theory, prove that. Prove that की जगह लिख लो prove law of reflection. On the basis of Huygens theory, prove law of reflection. तो अब हाइजेन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजें प्रूव करनी थी अपनी थ्योरी का यूज करके। तो देखो कैसे प्रूव हुई फिर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शाइनी सरफेस बनाएंगे, प्लेन शाइनी सरफेस, कुछ ऐसे। ठीक है, दिस इज अ प्लेन शाइनी सरफेस, सरफेस को बोल रहा हूं मैं ए बी। अब मान लो कि इस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई कुछ ऐसे, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई और दूसरी लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई।
ओके ठीक है। अब मुझे पता है कि इस लाइट रे में बहुत सारे इनफाइनाइट प्लेन वेव फ्रंट्स हो सकते हैं, मैं कैसे भी बना सकता हूँ। देखो ये भी एक वेव फ्रंट होगा, यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट होगा, है ना, इस तरह से बहुत सारे वेव फ्रंट हो गए। लेकिन मैं बहुत सारे वेव फ्रंट ना बनाकर सिर्फ काम की बात करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा ऐसे, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर लाइट रे, जो भी होता भी पता ही आपको इस बात का, ठीक है। अब ना यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है हमने कि हमने वो वेव फ्रंट ढूंढ, देखो वेव फ्रंट ऐसे आ रहे होंगे, इस तरह से सोचना इस बात को जरा, ऐसे आ रहे होंगे। अब सबसे पहले जो वेव फ्रंट इसको टच कर रहा होगा यहाँ पर इस सरफेस को, वो वेव फ्रंट ये वाला होगा। देखो वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं, इस तरह से टच हो गया। जैसे ही पहला वेव फ्रंट टच हुआ, मैंने बोल दिया कि ये वाला जो है ना, ये भी एंगल आई है, लेकिन वेव फ्रंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो बना है, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओ, दिस इज वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। बन तो यहाँ पर कई करोड़ों से सकते हैं, लेकिन मैंने कौन सा बनाया, एक वेव फ्रंट जो इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर। उस वेव फ्रंट को मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर वेव फ्रंट ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट। लाइट ने रिफ्लेक्ट भी होना है ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ऐसे, और यहां से ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ऐसे, ऐसे गिरी लाइट, लाइट रिफ्लेक्टेड, दोनों लाइट रिफ्लेक्ट करा दिए ऐसे, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे I1 एंड I2, these are reflected rays R1 and R2। इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं ए डैश। नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर भी, और नॉर्मल ड्रॉ करके इस लाइट को बोल रहा हूं दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, इस बात को समझो जरा, वेव फ्रंट कैसे गिरा होगा, देखना जरा। शायद कुछ ऐसा वो ये वेव फ्रंट यहाँ टकराया, टकराते ही ये ऐसे 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 गिरा होगा, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे उठना स्टार्ट हुआ होगा ऐसे। ये वेव फ्रंट ऐसे आया, सबसे पहले टकराया, जो वेव फ्रंट सबसे पहले टकराया उसको लिए मैंने बना दिया यहाँ पर एंगल आई। जैसे ये यहाँ पर आया टकराया, उसके बाद ये ऐसे, और उसके बाद ऐसे, कुछ ऐसे, तो अब मैं बनाऊंगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये तो था इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मतलब जो जस्ट रिफ्लेक्ट होने वाला है, तो मैंने यहां पर बना दिया एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट ऐसे आया, ऐसे जस्ट इसको टच करके भी निकलने वाला है, इसको नेमिंग दे रहा हूं मैं यहां पर बी डैश। यानी कि मेरे पास एक है ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ए डैश बी डैश क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको बनाओ जरा आप साथ साथ। ए बी क्या है मेरे पास, इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो कि प्लेन वेव फ्रंट है, और ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। नहीं, ए बी जो है, अच्छा ए बी मिरर भी था, तो मिरर को M1 कर दो, M1 M2 कर दो, ठीक है। मिरर को M1 M2 कर दो, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बी ए डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी डैश के इक्वल, तो किसके इक्वल होगा, ये दोनों डिस्टेंस x, मैं बोल रहा हूँ उनको स्पीड इनटू टाइम। ये बात समझ आता हूँ।
देखो, क्योंकि वेव फ्रंट से जो लाइट निकलती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है और सेम मीडियम में एयर के अंदर ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर जितनी दूरी में ये वेव फ्रंट बी से ए डैश में पहुंचा होगा, जितने टाइम में, यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको अगर टी टाइम लगा और किस रफ्तार से पहुंचा स्पीड ऑफ लाइट से, तो मैं बोलूंगा ये जो डिस्टेंस है ये कितना ct है, बी ए डैश की वैल्यू, बी ए डैश एक डिस्टेंस है और ये वेव फ्रंट ने टी टाइम में कवर किया, टी टाइम में कवर किया किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बी ए डैश यानी कि जो ये लाइट ऐसे गिर रही है यहाँ पर, वेव फ्रंट ऐसे गिर रहा होगा, तो उसने टी टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया और सेम टाइम पर ही मैं बोलूंगा कि ए से बी डैश ये वाला वेव फ्रंट पहुंच गया होगा। यानी कि यहां पर मुझे एक चीज समझनी है कि ये वेव फ्रंट अगर यहां पर पहुंच रहा है बी से ए डैश पॉइंट पर ऐसे गिर रहा है, इतने टाइम में ये ऐसे यहां पर उठा होगा, तो ये जो ए बी डैश है ये भी क्या लिखा जाएगा, सी टी। ये बी ए डैश यानी कि ये वाला दूरी बी ए डैश और ए बी डैश यानी कि ये यहां तक पहुंचने की दूरी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सी टी के बराबर है, क्योंकि लाइट की स्पीड सेम मीडियम में देख रहा हूं मैं और सेम टाइम पर ये वेव फ्रंट यहां पर ट्रैवल करती है। तो इसलिए इसके अंदर ये चीज मेंशन कर दो कि बी से ए डैश तक और ए से बी डैश तक ये जो डिस्टेंस है दोनों के दोनों बराबर है और किसके इक्वल है, ct के इक्वल, यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको बना देना, लेबलिंग सही से करना है इसमें। नजर आ रहा है तेरे को पीछे से? चलो अब यहां पर देखो जरा, जैसे कि यहां पर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस थे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस था रे के लिए और एक था वेव फ्रंट के लिए। सेम वे में जो मैंने ये वाला आर बनाया, ये बनाया रे के लिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेव फ्रंट क्या होगा, ये वाला अंदर वाला, ये वाला, ठीक है। नॉर्मल से ये एंगल छोड़ा और ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का एंगल, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बनाने, दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर बनाने, ये वाला रे के लिए और ये वाला वेव फ्रंट के लिए। सेम वे में ये वाला रे के लिए और ये वाला वेव फ्रंट के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल है इस पूरी प्रोसेस में। अगर मैं ये चीज प्रूफ कर पाया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वेव फ्रंट से। अगर एंगल आई को एंगल आर के इक्वल प्रूफ कर दिया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई हो गया हाइजेंस प्रिंसिपल से, वेव फ्रंट थ्योरी से। तो देखते हैं प्रूफ होगा कि नहीं होगा। यहां पर ना एंगल आई और एंगल आर को प्रूफ करने के लिए शायद मुझे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कांसेप्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सारी साइड और एंगल इक्वल होते हैं, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा। मैं यहां पर ना दो ट्रायंगल्स पिक करूंगा, ये दो ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रायंगल ए बी ए डैश जिसके अंदर एंगल आई बन रहा है, मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल ए बी ए डैश, एंड दूसरा ट्रायंगल लूंगा मैं ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। दो ट्रायंगल कौन से लिए, एक तो ये वाला जिनका कॉमन बेस है। कॉमन बेस क्या है दोनों का, ए डैश। एक ट्रायंगल इस पर ये वाला बन रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ओके ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि वेव फ्रंट रे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो दोनों ही ट्रायंगल में ए बी ए डैश यानी कि एंगल ए बी ए डैश यानी कि ये वाला एंगल, और ए बी डैश ए डैश यानी कि ये वाला एंगल, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के। वाई? बिकॉज wave front is perpendicular to direction of light, ठीक है। एक एंगल तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ए डैश आएगा, ए बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ठीक है। ये जो है ये मेरे ख्याल से कॉमन साइड है दोनों की, ए ए डैश दोनों ट्रायंगल के अंदर है। तो मैं बोल रहा हूं ए ए डैश इज इक्वल टू ए ए डैश, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। मान लो एक दूरी कितनी है, ये दूरी डी है, दोनों के लिए बराबर है लोग। तो हमने एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, एक साइड इक्वल प्रूफ कर दी। अब पूरा कंसेप्ट क्या, बी ए डैश यानी कि ये
इस ट्रायंगल का ए बी डैश के इक्वल है और दोनों की वैल्यू क्या है, सी टी। हमने यहां पर क्या प्रूफ कर दिया, दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है बी डैश ए। तो डेट मीन्स इनके बनने वाला ये एंगल आई सिमिलर का है। अरे हाँ ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सभी एंगल तो सभी साइड्स इक्वल होगी। अब मुझे क्या प्रूफ करना था, एंगल आई एंगल आर के इक्वल। हो गया प्रूफ। देखो ये एंगल आई किसके इक्वल आ रहा है, एंगल आर के इक्वल आ रहा है ना। इस ए बी डैश ए डैश में एंगल आर है और इस ए बी ए डैश में एंगल आई है। तो इसका मतलब एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। हेंस इट वेरीफाइज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये बोर्ड एग्जाम में। इसको करने का एक और तरीका भी था, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। इसको करने का तरीका ये भी था कि साइन आई साइन आर डिफाइन कर लो, फिर बाद में कैंसिल कर दो। पर ये सबसे सही तरीका है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ठीक है, इसको बना दो। 3 नंबर में आ सकता है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रूफ इज, अब क्वेश्चन बना दो। हाउ स्नेल्स लॉ कैन बी वेरीफाइड, हाउ स्नेल्स लॉ कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग हाइजन theory. How Snell's law can be verified by using Huygens theory. या हम ऐसा लिख देंगे, या फिर सिंपल सा क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस थ्योरी। प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस थ्योरी। अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, समझते हैं यार इसको भी। इस बार हमने सरफेस जो लेना है वो ट्रांसपेरेंट लेना है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है नीचे। ठीक है, ऊपर कोई एयर है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस। अगेन यहां पर भी लाइट रेज गिरा दो ऐसे, एक लाइट रे ऐसे गिरी, दूसरी लाइट रे भी इसके पैरेलल गिरा दो ऐसे। ठीक है, बढ़िया। यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ठीक है, मुझे पता है कि जब भी लाइट रे किसी एंगल पर गिरती है और मीडियम चेंज करती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है, रे टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। सीधी जाने की बजाय ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आ जाएगी ऐसे। ठीक है, अब तक मैं रेज बना रहा हूँ, वेवफ्रंट्स नहीं बनाए, वेवफ्रंट्स बनाऊंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अब तक क्या बनाई है, रे। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे प्लेन वेवफ्रंट आ रहे होंगे, है ना, बहुत सारे प्लेन वेवफ्रंट इसमें आ रहे होंगे और मैं वो वेवफ्रंट बनाऊंगा जो जस्ट इंसिडेंट हुआ है। देखो ऐसे वेवफ्रंट आएगा। अब जो इंसिडेंट हुआ उसकी बात कर रहा हूं मैं, इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट ये रहा। तो बाय डिफॉल्ट मैं बोल देता हूं कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पहले बता दिया मैंने, ये है ए और ये है बी। नाउ दिस इज अगेन इंसिडेंट वेवफ्रंट। ठीक है, तो यहां पर भी दो एंगल बनाऊंगा मैं। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल फॉर रे, एंड दिस इज एंगल आई फॉर वेवफ्रंट। उसके बाद जब रे रिफ्रैक्ट हुई तो प्लेन वेवफ्रंट भी रिफ्रैक्ट होगा रे के साथ ही, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बना के रख रहे हैं। तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ होगा, देखो इस तरह से। उसके बाद ये ऐसे जा रहा होगा, इस तरह से निकल रहा होगा। तो मैंने वो वेवफ्रंट बनाया जो जस्ट निकलने वाला है। दिस इज रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, इसको बोल रहा हूं मैं ए डैश बी डैश। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे बड़ा लूपहोल है, क्या यहां पर बी बी डैश और ए डैश बराबर होंगे या अलग होंगे? बी बी डैश और ए डैश बराबर या अलग होंगे। रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये इस बार क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये वाला क्या होगा, वेलोसिटी v इनटू टाइम, क्योंकि मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। यहां से मैं बात बोल सकता हूं कि जो बी बी डैश है वो इस बार ग्रेटर होगा किससे, ए डैश से। व्हाई? बिकॉज दिस इज, अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, टाइम 1 सेकंड फिक्स कर दिया, 1 सेकंड में एयर के अंदर लाइट ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगी और मीडियम के अंदर कम दूरी।
तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार बोर्ड एग्जाम में, डायग्राम बना हुआ था और पूछ लिया कि विच इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग, बीबी डैश इज ग्रेटर देन ए डैश, ए डैश इज ग्रेटर देन बीबी डैश, ऐसे कुछ। तो अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर लाइट ट्रेवल कर रही है फास्टर, लेकिन अंदर जाकर लाइट स्लो हो जाएगी। हमने पढ़ा है ना, लाइट की स्पीड c/v इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, यानी कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, n टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्रॉ करें। ठीक है, लाइट के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल ये वाला और वेव फ्रंट के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, ये वाला r। ठीक है, तो प्लीज इसको ड्रॉ कर लो जरा। अगर ये a है, ये b है, ये a डैश है, ये b डैश है। ठीक है, ये सरफेस को ले लेते दोबारा से हम m और m डैश, या m और m डैश, ये डायग्राम बना हुआ है। मैंने बस रेस के रिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट्स बना दिए। ये सबसे पहला इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट जो निकलने वाला है। इस डायग्राम को बनाओ प्लीज। इसमें फिर स्नेल्स लॉ प्रूव करेंगे। लिख भी देता हूँ यहाँ पर, दिस इज एयर जो कि रेयर मीडियम है, दिस इज ग्लास जो कि एक डेंसर मीडियम है। इस तरह से बनाओ इसको। ओके, तो यहाँ पर हमने स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। अगर स्नेल्स लॉ प्रूव होगा तो यानी कि रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेव फ्रंट लाइट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये बात मैंने, देखो अगर आपको ये की पॉइंट ना लिखा होता तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन रहती है कि मैं 90 डिग्री क्यों ले रहा हूँ, इसलिए वो बात इंपॉर्टेंट थी कि वेव फ्रंट का सरफेस लाइट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, करने का तरीका क्या है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे। ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल लेने की टेक्निक क्या है, आप वो ट्रायंगल चूज करो जिसमें कोई एक चीज कॉमन आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मेरे ख्याल से ए बी डैश कॉमन एक सरफेस है, तो मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल कौन से चूज करने हैं मुझे। पहला ट्रायंगल लूंगा इन ट्रायंगल ए बी बी डैश। इसके अंदर आप साइन आई की वैल्यू डिफाइन कर लो। साइन आई क्या होगा, मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई, ये अगर एंगल आई है तो इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बचा क्या, बेस है ना। देखो ये P ये H ये B, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के नाम पर आपने क्या करना है, यहाँ पर B B डैश अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, A B डैश, हाँ A B डैश। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा साइन आई की वैल्यू इसके अंदर B B डैश अपॉन में A B डैश। ओके, B B डैश की वैल्यू क्या है बेटा, CT। तो क्या मैं ये बात ऐसे लिख दूं अभी डिफाइन करने के लिए कि जो बी बी डैश है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, ए बी डैश साइन आई के इक्वल आ गया। और इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ और इसको बोल देता हूँ ये मेरी पहली इक्वेशन है। कौन सा ट्रायंगल चूज लिया हमने यहाँ पर, ए डी बी डैश लिया। ओके, सेकंड ट्रायंगल ले, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन आर को डिफाइन करूं, साइन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल है तो इसके सामने ये रहा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो सामने ये रहा हाइपोटेन्यूज, बचा हुआ बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर बेटा वही है ए डैश, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, यही ए बी डैश। एक काम क्यों नहीं करते हम, यहां पर भी ए डैश को डिफाइन कर लेते हैं। तो ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, ए बी डैश साइन आर। इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। शायद मुझे अब ऐसा करना चाहिए, स्नेल्स लॉ में कुछ साइन आई बाय साइन आर कुछ ऐसा होता है, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ऐसा करने से शायद मुझे ये मिल जाएगा ए बी डैश साइन आई डिवाइड बाय ए बी डैश साइन आर इक्वल्स टू बी बी डैश, और नीचे क्या है, ए डैश। देखिए इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, मेरा कैंसिल हो गया करके, बचा क्या, साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, बी बी डैश की वैल्यू क्या बेटा, सी टी। ए डैश की वैल्यू क्या है, वी टी। ये सी टी और वी टी समझ आ गया होगा, ये डिस्टेंस स्पीड ऑफ लाइट से टी टाइम में कवर किया गया, ये वी टी। ये डिस्टेंस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में टी टाइम से, तो ये आ जाएगा सी टी अपॉन में वी टी।
और ये मेरे ख्याल से टी से टी भी कैंसिल हो गया क्योंकि टाइम तो सेम लिया था हमने। तो साइन आई बाय साइन आर इज गिविंग यू अ कांस्टेंट वैल्यू सी बाय वी, और सी बाय वी को तो शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, हम 10th क्लास में पढ़ा था हमने। तो जी वेरीफाई हो गया आपके पास कि जो साइन आई बाय साइन आर का रेशो है इट इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो स्नेल्स लॉ है, ये तो स्नेल्स लॉ है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ऐसे नहीं समझाया तो ऐसे समझो। अगर ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है और ये वाला किसका है, ग्लास का है, मुझे पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, ग्लास का क्या होगा n। तो कंसेप्ट ये कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम 1 इनटू में साइन आई, इट शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इनटू में साइन आर, तभी तो यही आएगा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू n बाय 1। सीधा लिख दोगे तब भी चलेगा, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि स्नेल्स लॉ यही होता है, ठीक है। स्नेल्स लॉ यही होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आर, रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर इज गिव यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ ही वेरीफाइड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड दिस थ्योरी इज अप्रूव्ड। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइजेन थ्योरी एंड प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं, दो चार वो बता देता हूं अपार्ट फ्रॉम दिस। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अगर इफ वेव फ्रंट, लिख लो साथ में इसको, इफ वेव फ्रंट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम to denser medium, if wavefront travel from rarer medium to denser medium, does energy carry by it changes? अगर एक वेव फ्रंट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हो जाए तो क्या उसकी एनर्जी चेंज होगी? आंसर है नो। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी वेव के लिए क्या होता है, एच म्यू, है ना। अब अगर इसको ओपन भी कर ले हम, एच सी बाय लैम्डा भी कर ले, मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम चेंज करने पर लैम्डा लैम्डा बाय एन हो जाता है और स्पीड क्या हो जाती है, सी बाय एन। तो अगर मैं वेरीफाई करके देखूं तो तब भी एनर्जी क्या रहेगी, सी बाय एन, लैम्डा इसका एन ऊपर चला गया तब भी स्पीड तो यही रही, मतलब एनर्जी तब भी यही रही, एच सी बाय लैम्डा, है ना। तो जब भी एक वेव फ्रंट मीडियम चेंज करता है उसकी एनर्जी अफेक्ट नहीं होती, बिकॉज एनर्जी इज ओनली डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अगर सी बाय लैम्डा है भी तो सी एन टाइम्स डिक्रीज हो जाती है और लैम्डा भी एन टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो इसका आंसर क्या होगा, वेव फ्रंट विल कैरी सेम एनर्जी टू नेक्स्ट मीडियम। इसको प्लीज लिख लो जरा, आंसर होगा देयर विल बी नो चेंज इन एनर्जी। व्हाई? बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेरीफाई स्नेल्स लॉ फ्रॉम हाइजेन थ्योरी verify Snell's law from Huygens theory if light rays travel from denser medium to rarer medium। ठीक है, तो जो भी हमने प्रूफ करा उसका बिल्कुल रिवर्स प्रूफ करना है आपने। रिवर्स प्रूफ मतलब मैं बना देता हूं डायग्राम फिर भी आपके लिए। मान लो इस बार लाइट डेंसर मीडियम में है यहां पर, ठीक है, ग्लास के अंदर है, इसको घर से प्रूफ करते रहना अपने आप। और ये एयर है, मैं बोल रहा हूं कि ग्लास से इस बार लाइट ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ कर भी दूं ऐसे, लो यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने ऐसे। अब लाइट ने अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है।
एक वेव फ्रंट में बनाऊंगा ये वाला जो जस्ट इंसिडेंट हुआ है, ए बी इंसिडेंट हुआ है, तो मैं इसको यहां पर एंगल दे दूंगा एंगल आई, ये भी एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली एंगल आई होगा, ये ए, इसको ए डैश बोल देता हूं। एक वेव फ्रंट जो रिफ्रैक्ट हुए, रिफ्रैक्ट होगा वेव फ्रंट, तो ऑब्वियसली ऐसे निकल रहा होगा ए डैश, इसको बी डैश बोल दूंगा। इस बार ये बी ए डैश को मैं लिख दूंगा क्या, वीटी, और ए बी डैश को क्या लिख दूंगा मैं, सीटी। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या प्रूव नहीं कर सकता मैं, ये रहा कॉमन साइड, साइन आई डिफाइन कर लो यहां से, साइन आर डिफाइन कर लो यहां से, आ जाएगा। इस बार अगर तुम प्रूफ करोगे तो इस बार v बाय सी आ जाएगा, यानी कि 1 बाय में, ठीक है। तो इसको कर लेना अपने आप, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या ये टेक्निक समझनी है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी लाइट, ठीक है। इसको बना लेना खुद से। बाकी अगले लेक्चर में करते हैं कंटिन्यू। अगले लेक्चर में हम करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इंटरफेरेंस।